तो ये डराने धमकाने का सिलसिला वाशिंगटन पोस्ट के साथ तो ये नहीं कर सकते ना, अल जजीरा के साथ में नहीं कर सकते, गार्डियन के साथ में नहीं कर सकते। तो मुर्दे का भी और मौत का भी सौदा करके अपना फायदा देखने वाले कम्युनिटी के प्रतिनिधि बन गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इसलिए मौत पर हंस रहे। मैंने अभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा कि जो मौत पर हंस रहा है। देश में दुख ये हो रहा है, पूरे दुनिया में दुख प्रकट हो रहा है और मोदी जी उस पर जवाब देने की बजाय हंस हंस के कटाक्ष कर रहे हैं, उनका सम्मान कैसे कैसे किसके साथ जोड़ रहे हैं। 2-2 घंटे का स्पीच होता है मगर उसमें से बाहर कुछ नहीं आता है, आगे क्या करने वाले हैं। ना उन्होंने मणिपुर के लिए माफी मांगा, ना वहां के सीएम के लिए कुछ कड़े बोल बोला, ना वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कुछ बोला, ना होम मिनिस्ट्री के लिए कुछ बोला, ना मिलिट्री भेज के वहां शांति करने के लिए कुछ बोला। कोई उपाय योजना नहीं, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है तो बल्ले बल्ले है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का कार्यक्रम बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है कि हम मीडिया स्टार वर्ल्ड पर अक्सर विदेश से आने वाली खबरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इंटरव्यूज में जरा कम बात होती है। आज मोदी जी की जो तकरीरें हैं पार्लियामेंट में या और दूसरे मौकों पर, खासतौर पर जो पार्लियामेंट में मणिपुर के सिलसिले में उन्होंने की है, जिस तरीके से बात उन्होंने की है, जिसका दुनिया भर को इंतजार था कि मोदी जी क्या बोलेंगे, उस पर विदेशी मीडिया क्या कुछ कह रहा है, वो आज हम समझ रहे हैं अविनाश काकड़े जी से। अविनाश काकड़े जी हमें हर मंडे को समय दे देते हैं। आप नागपुर में रहते हैं, एनसीपी के लीडर हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाना जाते हैं। एक तो हम बात करेंगे विदेशी मीडिया में मोदी जी की तकरीर पर क्या कुछ हो रहा है, क्या रिएक्शन आ रहा है। दूसरा, मोदी जी ने ही एक तकरीर की है वेस्ट बंगाल के बीजेपी के बूथ वर्कर्स को एड्रेस किया है, उसमें क्या कुछ कहा है। हम इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि मोदी जी को और राहुल गांधी जी के बीच में कंपैरिजन अगर किया जाए, मोदी जी के साथ सारा गोदी मीडिया और इतनी बड़ी वो जो फौज है, जो ट्विटर 2-2 रुपए में करती है, वो आप जानते हैं, जो उनकी आईटी सेल है, न सिर्फ देश में विदेशों की एजेंसियों को हायर किया हुआ है, उनकी पॉपुलैरिटी क्यों गिर रही है। राहुल गांधी पैदल चलता हुआ सड़क पर 4,500 किलोमीटर चलता है और उसको अब देश विदेश में कितना देखा जा रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, मोदी की क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई चीजें हो रही हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, ये नए कानूनों का प्रारूप सरकार ने रखा है, जिसके बारे में कोई देश में चर्चा नहीं हुई इससे पहले, ना उनके गोदी मीडिया में, ना वैसे मीडिया में, ना ही बीजेपी के अंदर। अब तो बड़ा दिलचस्प सिनेरियो यह है कि बीजेपी के एमपीज को भी पता नहीं चलता कि सरकार अगला कानून क्या कुछ लाने जा रही है। उस सब पर बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि विदेशी मीडिया में मोदी जी की तकरीर पर, खासतौर पर पार्लियामेंट की तकरीर पर, जो तकरीबन 2 घंटे वो बोले हैं, विदेशी मीडिया क्या कुछ कह रहा है। ये उसके पहले एक आपने जो ये उठाया कि उनके सांसदों को पता नहीं चला, अरे नोटबंदी का तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं चला था, कहाँ हो साहब। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सांसदों को छोड़ दो, सांसद क्या बेचते हैं मोदी जी की सरकार में। उनके फाइनेंस मिनिस्टर को नोटबंदी का पता नहीं चला था, वो अनाउंसमेंट में सुने थे उन्होंने। नहीं, मैं जो पत्रकारिता, मैंने तकरीबन 40 साल से ज्यादा पत्रकारिता की है, मैंने पार्लियामेंट भी कवर की है, मैंने वो जमाना भी देखा है कि मैंने खुद सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सवाल किया, वो परेशानी में उलझ गए, जवाब नहीं दे पाए। वो उस तरह की पत्रकारिता मैंने की है।
मुझे याद है कि अरुण जेटली शर्मा जाते थे जब उनसे कोई पूछता था पर्सनली कि क्या आपको भी पता नहीं था। ये बात अपनी जगह। अभी हम जानना चाहते हैं विदेशी मीडिया में मोदी जी के बारे में क्या चर्चा हो रही है। विदेशी मीडिया ने भी यही बात उठाया कि मोदी जी ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया अपने देश में, कोई पत्रकारों को ये जवाब नहीं देते, ये विदेशी मीडिया प्रमुखता से बोल रहा है। हाँ। उसके बाद में ये अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन और SCMP कि मोदी के भाषणों की बहुत चर्चा है। SCMP क्या है? SCMP क्या है उसका भी बता राहुल दीजिए। के भाषण, हाँ जी सॉरी, SCMP क्या है वो जरा पूरा नाम बता दीजिए। हाँ, SCMP का होता है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। जी 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 जी। यानी यानी भारत के ईस्ट वेस्ट सब तरफ जो मीडिया जो क्या कुछ कह रहा है वो आप बता रहे हैं, उसका निचोड़ जी। हाँ, इनके वॉशिंगटन पोस्ट भी है, द गार्जियन भी है, बहुत सारे ये है सबके। इसमें ये हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, 2-2 3-3 दिन खबर चली है, एक दिन नहीं, एक बार छाप दी और चली, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि इस प्रधानमंत्री ने कभी देश के पत्रकारों की पत्र परिषद नहीं किया। मणिपुर हिंसा ने मोदी को घुटनों पर ला खड़ा किया, वॉशिंगटन पोस्ट बोल रहा है। द गार्जियन भी यही बोल रहा है कि घुटनों के बल खड़ा कर दिया है मोदी जी को ये मणिपुर हिंसा ने। सरकार बड़ी डरी हुई है और ये नाकामी जो है सरकार की वो मोदी के मत्थे चिपक रही है। तो मोदी सबसे ज्यादा डरते हैं खुद की नाकामी के लिए कि कोई भी नाकामी मेरे पीछे। आपने देखा होगा अश्विनी वैष्णव एक्सीडेंट हुआ, जब तक किसी को पता नहीं था रेल मंत्री कौन है, मगर जैसी दुर्घटना हुई मोदी जी कहीं नहीं दिखे, अश्विनी वैष्णव वहां दिखे और वो जो तिरुपति के दर्शन कर रहे, कहाँ के दर्शन कर रहे, रात भर वहां प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रैक पर खड़े, उसके सेवा सर्विस और वो सब देने का उनका सब चल रहा था। तो जब भी कोई ऐसी खतरा होता है जिससे पॉपुलैरिटी डाउन हो जाए मोदी जी की, तो उसमें वो गायब हो जाते। ये विदेशी मीडिया बोल रहा है, अपन नहीं बोल रही है, अपना कोई मतलब नहीं है इसमें। उसके बाद में ये बोल रहे हैं SM बाली करके, इन्होंने लिखा कि मणिपुर एक प्रभावी राजनीतिक मुद्दा बन गया है जिससे बैकफुट पर आ गए हैं कौन? मोदी जी। ये बैकफुट पर आना पड़ा इनको और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, मोदी का नाम बचाने के लिए हर लेवल पर जा रही है, जिसमें स्मृति ईरानी फ्लाइंग केस का मामले पर घेरने का प्रयास कर रही है। ये मामला वहां तक चला गया, फ्लाइंग केस वाला मामला वहां तक चले गया। वो बोल रहे कि इसमें जवाब नहीं दे रहे, मणिपुर पे जवाब नहीं सूझ रहा है, जिसमें आलोचना हो रही है उसमें जवाब नहीं सूझ रहा है। तो इन्होंने इस तरीके से हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। अल जजीरा ने राहुल गांधी के 9 अगस्त वाले मोदी के आलोचना में कहा कि मोदी सारे देश में आग भड़का रहे और मोदी जी ने भारत माता की हत्या कर दी। ये हेडलाइन है सर, अल जजीरा की हेडलाइन है, ये उसमें चल रहा है। और फिर उन्होंने बोला कि स्मृति ईरानी इसमें इसको छुपाने के लिए फ्लाइंग केस का मामला पूरे जोर शोर से उठा रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट SCMP बोल रही है कि भाजपा बैकफुट पर आ गई है, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए मोदी मजबूर हो गए। मोदी जवाब नहीं देना चाहती। ये सारी पोस्टों का, सारे जितने मीडिया है उसका लबुलुआब यही है कि मोदी को मजबूरन जवाब देना पड़ा। मोदी मणिपुर हिंसा में और किसी भी हिंसा में जवाब देने के पक्ष में नहीं थे। इनका एक किताब लिखा था नरेंद्र मोदी द टाइम्स, उसके लेखक है नीलंजन मुखोपाध्याय। उन्होंने कहा मोदी का जवाब विपक्ष की मॉरल विक्ट्री मानी जाएगी। ये जो मोदी जी ने जवाब दिया ये विपक्ष की मॉरल विक्ट्री है, मोदी जी का फेल्यूर है। मोदी जी जवाब नहीं दे सके, इस तरीके की चर्चा हर लेवल पर हो रही है। मोदी जी की जो विश्व गुरु वाली छवि निर्माण करने का प्रयास हो रहा था, जिस वॉशिंगटन पोस्ट में छोटा सा भी छप के आ जाए तो मोदी जी के जितने थे 40 पैसे वाले, जिस तरीके से उसको रीट्वीट करा के उसको पॉपुलर करने का प्रयास करते थे, अब ये कहीं नहीं दिखेंगे आपको। इतना सारा 3 दिन से उसमें चल रहा है, 3 दिन 4 दिन से उस पर चर्चा रही है, सारे इंटरनेशनल मीडिया उस पर चर्चा कर रही है। राहुल गांधी के भाषण पर और नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर चर्चा हो रही है कि किसका इफेक्टिव रहा, किसका इनइफेक्टिव रहा, मोदी जी ने उस पर क्या बोला, मणिपुर की हिंसा पर क्या होना चाहिए था,
जैसे ही फौज भेजने की बात किया तो इन्होंने फौज कहाँ भेजा, मतलब वो इनके अमृतसर के मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में इंदिरा जी ने फौज भेजा, उसको क्रिटिसाइज किया। ये भूल गए कि उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को कहा था। वो जब उन्होंने मिजोरम के बारे में बोला उसमें भी ये दोनों नेताओं ने कहा था, क्योंकि वहां का संपर्क टूट गया था। 250 अफसरों को वहां ये किडनैप कर लिया था वहां के टेररिस्टों ने, और ये टेररिस्ट को जो फंडिंग और वेपन्स जो मिल रहे थे वो उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान से मिल रहे थे। तो एक देश का ये आक्रमण था, एक देश के जो हिडन सोल्जर थे, जैसे करगिल में आए थे उस वक्त, और वो सोल्जर आके बोले थे कि ये टेररिस्ट है, जैसे हमारे यहाँ कबाला ही भेजा था पाकिस्तान ने, उसी जैसा उन्होंने भेजा था, पूर्व पाकिस्तान वालों ने भेजा था, और हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे सारे दफ्तरों को उन्होंने किडनैप कर लिया था। उस वक्त टारगेटेड बॉम्बिंग हुई थी, कारपेट बॉम्बिंग नहीं हुई थी, मगर उनका संदर्भ इन्होंने इसके साथ जोड़ा। ये जातिगत दंगल, धर्मगत दंगल है, ये किसी विदेश का आक्रमण नहीं है। मगर इनको हर वक्त विदेश का आक्रमण, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या, ये जो बोलने की आदत हो गई है, हर चीज को इन्होंने विदेशी ये पहना के, और स्पेशली मुसलमानों का चेहरा दिखा के और देशद्रोही मुसलमान बता के इनको हिंदू मुस्लिम जो सेट करना है उसकी पूरी मजम्मत किया है इन सारे विदेशी पोस्ट ने। ये विदेशी मीडिया क्या हुआ, ये हमारे जो भारत पिछले कुछ महीने पहले ऐसी खबरें आई थी कि भारत की एम्बेसियां दूसरे मुल्कों में हैं, वो बाकायदा विदेशी अखबारों को लेटर लिख करके कहती थी कि ये ठीक नहीं है और ऐसी रिपोर्टें ना छापो। इस क्या वो सारे तिगड़म खत्म हो गए? जो इजराइल की एजेंसी भी इन्होंने हायर की हुई थी, और एक पूरा नैरेटिव बनाने के लिए विदेशों में भी काम चल रहा था, वो सारा सिस्टम फेल हो गया। क्या हुआ? सारे दुनिया का मीडिया गोदी मीडिया तो नहीं है ना सर। हाँ, तुम एडवर्टाइजमेंट देके उसका मुंह दबन कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलने दोगे, उनके अफसर, उनके जो एडिटर होते हैं उनको डराओगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनके मालिकों को और एडिटर को फोन चले जाएगा कि तेरे को यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, तेरे को ऐड चाहिए कि नहीं चाहिए। हजारों करोड़ रुपए के ऐड जो दिए जाते हैं उसको बंद किया जाता है, नियंत्रित तरीके से ऐड दिया जाता है। तो ये डराने धमकाने का सिलसिला वॉशिंगटन पोस्ट के साथ तो ये नहीं कर सकते ना, अल जजीरा के साथ में नहीं कर सकते, गार्डियन के साथ में नहीं कर सकते। ये मैं याद दिला दूं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वॉशिंगटन पोस्ट जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो हर 20 तारीख को हर महीने पूरे 4 साल जो वो रहे, उसमें वो झूठ, हर महीने झूठ बताते थे। आप इतने झूठ बोल चुके हैं, तो हमारे यहाँ तो एक भी कोई मीडिया हिम्मत ना कर सका कि मोदी जी के झूठ गिनवा सकता। तो मोदी जी ने बोला 75 एयरपोर्ट हमने खोल दिए, एक्चुअल वास्तविकता है 7 एयरपोर्ट खोले, 15 को मैंने रिपेयर करके और कुछ तो भी किया, वो बंद हो गए। और मोदी जी एकदम खुले से झूठ बोलते हैं, और खुले से झूठ बोलता है, कोई मीडिया उसको उठाता नहीं। ऐसा ही एक एयरपोर्ट दिल्ली के नजदीक हिंडन पर है, और उसको उन्होंने सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए, छोटी फ्लाइटों के लिए शुरू किया था। उसका भी वो फौजी अड्डा है, और उसको सिविलियन इस्तेमाल करने के लिए, जो पहले से हवाई अड्डे हैं, बस उनके नाम वाम बदल करके थोड़ा रंग रोगन करके ऐसा किया था। अच्छा चलिए, मैं अब चलता हूं। मोदी जी उस दिन जिस तरह से बोल रहे थे, हंस हंस करके, मुस्कुरा करके, चुटकियां ले रहे थे, उसके अलावा जो दूसरी तकरीर हुई है बूथ वर्कर्स की, बीजेपी की वेस्ट बंगाल के लिए, उसमें क्या कुछ कहा है मोदी जी ने? सर, एक संस्कृति हमारे देश में, जब हम स्मशान पे जाते, शमशान भूमि जाते हैं या कब्रिस्तान जाते हैं, तो सारा माहौल गमगीन होता है, पूरे माहौल गमगीन होता है। एक आदमी हमारे स्मशान में घूमते रहता है, चारों तरफ रिश्तेदार को नजदीक का इसको ढूंढते रहता है कि दक्षिणा मिल जाए, मेरे हाथ में कुछ मिल जाए। तो मुर्दे का भी और मौत का भी सौदा करके अपना फायदा देखने वाले कम्युनिटी के प्रतिनिधि बन गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इसलिए मौत पर हंस रहे। मैंने अभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा कि जो मौत पर हंस रहा है।
देश में ये हो रहा है, पूरे दुनिया में दुख प्रकट हो रहा है, और मोदी जी उस पे जवाब देने के बजाय हंस हंस के कटाक्ष कर रहे हैं, उनका सम्मान कैसे कैसे किसके साथ जोड़ रहे हैं। 2-2 घंटे का स्पीच होता है, मगर उसमें से बाहर कुछ नहीं आता है, आगे क्या करने वाले हैं। ना उन्होंने मणिपुर के लिए माफी मांगा, ना वहां के सीएम के लिए कुछ कड़े बोल बोला, ना वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कुछ बोला, ना होम मिनिस्ट्री के लिए कुछ बोला, ना मिलिट्री भेज के वहां शांति करने के लिए कुछ बोला। कोई उपाय योजना नहीं, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है तो बल्ले बल्ले है। और ये मौत का सौदागर है, मौत के सौदे करने वाले लोग हैं। इनसे ये अपेक्षा करना बहुत बड़ी बेईमानी होगी कि ये शांति से कुछ, देखो गिद्ध जो होते हैं वो मौत के माने मौत की राह देखते हैं ना। आपने एक फोटो देखा होगा, एक लड़की भूख से मर रही है, जिसके फोटोग्राफर ने बाद में आत्महत्या कर लिया, और गिद्ध ऊपर मंडरा रहे। पूरे दुनिया ने उसको, फोटोग्राफर को क्रिटिसाइज किया था कि उसको बचाना था, उसको खाना पीना देना था, उसको वहां से तू फोटो खींच के पब्लिसिटी ले रहा है। उसकी उसको उसको इतनी घृणा हुई अपनी जिंदगी पर और अपने फोटो पर, जो वर्ल्ड फेमस हो गया फोटो, उसने आत्महत्या कर लिया कि हाँ मेरे हाथ से गलती हो गई। इतने भी सेंसिबिलिटी हमारे सरकारों में नहीं बची है। अच्छा अच्छा, इस वक्त राहुल गांधी जिस तरह से वापस आए हैं पार्लियामेंट में, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, और शुरू में उन्होंने तकरीर में बीजेपी वालों को जरा सांत्वना दी कि आज आप बेफिक्र रहो, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं वो नहीं कहूंगा, इस तरह से करके, और फिर अपनी बात उन्होंने रखी। उसको किस तरह से सोशल मीडिया पे कैसे लिया जा रहा है, लोग किस तरह कितना देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? मुझे मालूम है कि आपके पास वो कुछ आंकड़े हैं जो मुझे लगता है लोगों के लिए बहुत ही अहम है जानने के लिए। तो इसमें तो देखा है, राहुल गांधी जी को 7.4 मिलियन व्यूअर्स है फेसबुक पर। नरेंद्र मोदी जी जो को पार्लियामेंट में स्पीच हुई है, जो पार्लियामेंट की स्पीच हुई है, पार्लियामेंट की स्पीच। उसके बाद में यूट्यूब पर राहुल गांधी को 1.9 मिलियन व्यूअर मिले हैं, नरेंद्र मोदी जी को 1.6 मिलियन व्यू मिले हैं। ट्विटर पर राहुल गांधी जी को 28,300 रिट्वीट हुई है, नरेंद्र मोदी जी की मात्र 16,000 रिट्वीट हुई है। ये बहुत सारे मामले में सबको मिलाकर अमित शाह, वो सिलेंडर वाली बाई और मोदी जी मिलाकर भी राहुल जी के आसपास नहीं पहुंचते। ये बहुत विचित्र है। मतलब इतना तेजी से ग्राफ गिर रहा है मोदी जी का। और मैं अभी कुछ आदिवासी एरिया में गया था, मणिपुर के हिंसा का और आदिवासी महिलाओं के साथ में हुई हरकत का पूरे देश के आदिवासियों में आक्रोश है, आक्रोश। ये अगर समझ नहीं रहा होगा तो इनको देश नहीं समझा है, इनको भड़काना समझ गया है, भावनाएं और संवेदनाएं इस देश की नहीं समझी है, ऐसा लग रहा है। मोदी जी अपने लोगों को ट्रिक बता रहे हैं बंगाल के बूथ वर्कर की मीटिंग में कि बूथ कैसे लूटना चाहिए, बूथ की रैगिंग कैसे करनी चाहिए। हालांकि वो बंगाल के बारे में बता रहे, मगर वो प्रशिक्षण कर रहे हैं अपने लोगों का, अपने बूथ वर्कर का, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। ये पहला बात उन्होंने बोला कि धांधली होती है, और सबसे बड़ी धांधली हुई थी उस वक्त जो जिनका नाम था चुड़ासमा। उन्होंने सबसे बड़ी धांधली की थी। जो वहां का हाईकोर्ट जो है अपना गुजरात का हाईकोर्ट, तो वो धांधली करने वाले थे भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। 2017 का इलेक्शन है, तो उन्होंने वो चुड़ासमा जी ने जिस तरीके से काउंटिंग में गड़बड़ी की थी, वो इनके सामने गया था, चंद्रचूड़ जी के सामने गया था, और उन्होंने वो इलेक्शन डिबार कर दिया था। बोला था कि हाँ ये बहुत गलत हुआ है, धांधली हुई है। और इन्होंने जाके फिर मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट से कैसे वैसे वो मामला निपटाया। नहीं तो इलेक्शन में गड़बड़ी क्या होती है, मैं एक एक गड़बड़ी को गिनाता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने बताया है। वो बोलते हैं सरकारें चुनाव के समय से पहले घोषित कर देती है, मतलब हड़बड़ी में घोषित कर देती है कि विरोधियों को संभलने का मौका नहीं देते, जिसके कारण विरोधी का पर्याप्त समय उनको नहीं मिलता है। वोटिंग का समय कम कर देंगे, प्रचार का समय कम कर देंगे, घोषित करने के लिए राह देखते देखते रहेंगे, सडनली घोषित कर देंगे। ऐसा ममता दीदी करती है, इनका मोदी जी का आरोप है। दूसरा इन्होंने कहा कि नामांकन के वक्त हर घर के हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, नामांकन फाइल ही नहीं करने देते। मैं इसको आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जहां नामांकन फाइल नहीं करने दिया।
उनके उनके जो पर्चे थे वो किस तरीके से फाड़े गए, जिसमें एटा, जौनपुर, मोहनगंज, लखीमपुर से लेके हर जिले की बात है, जिसमें महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए, बुलडोजर से घर तक गिराए गए। रेखा यादव नाम की एक महिला है, उसका पूरा फार्म हाउस और वो सब गिरा दिया, क्योंकि वो पर्चा भरने के लिए जा रही थी। पर्चा और ये उसने भर दिया और था। ये बीजेपी वालों ने किया। बीजेपी वालों ने किया। तीसरी बात बोल रहे हैं मोदी जी की पर्चे छीन लिए जाते हैं, पर्चे भरने नहीं देते। जो मैंने अभी आपको बोला, लखीमपुर में पर्चा छीनते वक्त वो महिला के पूरे कपड़े फाड़ दिया था, जो सपा की महिला थी। पर चौथी बात बोलते हैं पर्चा भर दिया, तब उम्मीदवार के रिश्तेदार और समर्थकों को परेशान किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर पंचायत में, हर ग्राम पंचायत तक में ये सब करती है। अरे उस वक्त नहीं होता था, ऐसी बात नहीं है, उस वक्त भी होता था, मगर उस वक्त पार्टी के गुंडे डराते थे, इस वक्त पुलिस प्रशासन डराता है। पुलिस डराती है, पुलिस काम करती है गुंडों का। विरोधी पार्टियां मतदाताओं के बूथ तक जाने नहीं देते। ये आपके उत्तर प्रदेश में होता है कि नहीं होता है? जहां डबल इंजन की सरकार है वहां हर जगह होता है कि नहीं होता है? इसको सोचने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का इंटरव्यू मैंने उस वक्त भी देखा था, अभी भी मुझे याद है कि उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया था। 2-2, 4-4 लोग इनके जीत के आए जिला पंचायत में, और जिला पंचायत का अध्यक्ष इनका बना। कैसे बना? ये कोई बहुत बड़ा पजल नहीं है कि जिसको हम छुड़ा नहीं सकते या समझ नहीं सकते। विरोधी पार्टियों के मतदाताओं को बूथ तक नहीं जाने दिया जाता, बूथ पर कब्जा करते हैं। रेखा यादव नाम की प्रत्याशी का फार्म हाउस मैंने आपको बता दिया, और काउंटिंग में गड़बड़ी करते हैं। काउंटिंग में जो एजेंट होते हैं, काउंटिंग में जो मेंबर होते हैं, उनको बाहर भगा दिया जाता है। अंदर सारे अफसर और प्रशासन उन पे टूट पड़ता है और उनको जबरदस्ती भगाने का काम वो सारा करता है। और ये काम मैंने आपको बताया कि 2017 में भूपेंद्र चुड़ासामा के इसमें हुआ था, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई थी, और चुड़ासामा जी नरेंद्र मोदी साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो तरकीबें अब से पहले बीजेपी अपना चुकी है, जिस तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए हेरफेर कर चुकी है, वो मोदी जी एक तरह से इनडायरेक्टली अपने लोगों को याद दिला रहे हैं कि ये सब आप कर सकते हो, लेकिन उसको लिफाफा पहनाया जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस। यानी वो मोदी जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वो अपने बूथ के वर्करों को समझा दिया, लेकिन प्रशिक्षण एक प्रधानमंत्री आदमी इर्रेगुलरिटी का इतना बारीकी से जांच किया, और वो अपने लोगों को समझा रहे कि इसी तरीके से हम करते हैं, करना चाहिए। ये यही है, सीधा सीधा लबोलुआब यही है। सुरेंद्र सिंह राजपूत है कांग्रेस के, जिन्होंने कहा जिस प्रत्याशी ने पर्चा खरीदा था उसके घर के सामने बुलडोजर खड़े हो गए थे। अब बात को समझो कि बुलडोजर वहां उसके घर के सामने यानी देखिए, अब से पहले आमतौर पर लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में जो देखा, तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा स्टेट्स की सरकारें गिराई गईं और उनमें एमएलएस को खरीद करके अपनी सरकारें बनाई, वो हम बहुत बार देख चुके। इसके अलावा इलेक्शन होने से पहले क्या कुछ किया जा सकता है, इलेक्शन के दौरान क्या कुछ किया जा सकता है, उसकी तैयारी मोदी जी ने अपने बूथ वर्कर्स को बताना शुरू कर दी है। चूंकि 2024 बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, यानी ये इसका एमपीओ को बोला, सांसदों और एमपीओ के लिए एक मैसेज दिया कि लेखपालों को भेज के घर की नपाई करो चारों तरफ से। उसका घर कैसे इलीगल है, किस तरीके से किया है, उसके ऊपर प्रेशर डालो, उनके रिश्तेदारों के घरों का नपाई करो, उनकी खेती की नपाई करो, और उसके बाद में बुलडोजर लेके खड़े हो जाओ। पुलिस वाले आपके साथ में आएंगे, ये कोई आपके सामने खड़ा नहीं होने का हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए देश को एकजुट होना, यानी जो भी बीजेपी के खिलाफ कोई पर्चा भरे उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए। अच्छा, अब मैं जो समझना चाहता हूं वो ये कि जो एक अयोध्या की एक खबर आप बता रहे थे, सीएजी की, जो अयोध्या में राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट है,
देखिए, ये धर्म के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। वहां से क्या कुछ है सीएजी की रिपोर्ट, ये जरा बता दीजिए। ये बीजेपी के दौर में हो रहा है। जानते हो, मंदिर विनोद राय नाम का एक और, सीएजी था। और अमित शाह ने वादा किया हुआ है कि 2024 जनवरी में राम मंदिर खुल जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। क्या कुछ है वहां से खबर? नहीं, आप सीएजी को तो जानते होंगे ना, अभी तक तो सोया हुआ था। हाँ, 8 साल से कंट्रोलर CAG एंड बंद नहीं ऑडिटर करता। जनरल। जी। हाँ, है ना, विनोद राय या कुछ नाम था ना उनका। हाँ, वो हाँ, फेमस नाम है, जिन्होंने जी, हजारों करोड़ लाखों करोड़ के घोटाले खोज के निकाले थे। आगे कुछ मिला नहीं। मगर हाँ, अभी इस वक्त सीएजी ने, जिसको 8 साल 9 साल से दबा के रखा था, उसने कुछ प्रूफ के साथ, मैंने प्रूफ आपके पास में भेज दिया, तो उन्होंने कुछ प्रूफ भेजा है। उन्होंने बोला है कि आयुष्मान, मैं राम मंदिर वो अयोध्या का भी बताता हूँ, पहले ये देख लो कि एक आयुष्मान भारत योजना है, उसके फ्रॉड में एक मोबाइल नंबर है जिसमें 10 बार 9999 है लिखा हुआ, उस पे 7,05,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है एक नंबर से। हर एक का नंबर मांगा जाता है, फोटो मांगा जाता है, आईडी मांगी जाती है, दुनिया भरे का लचांड होता है। एक नंबर से 7,05,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उनकी ट्रीटमेंट हो गई। कई नंबरों पर लाखों तो कई पर हजारों का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये डाटा एंट्री कैसी हो गई? यानी आयुष्मान के नाम पर जो अच्छा, और ये जो एक नंबर पर 7.5 लाख जो आप बता रहे हैं, इस तरह से और भी बहुत लोग होंगे, 7.5 से कम भी होंगे। तो ये सारा पैसा एक तरफ कहीं जा रहा है, और बाद में जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री देने की बात कही जा रही है, 80 करोड़ से ज्यादा, इसी तरह से ये फिगर्स बढ़ा करके बता दिए जाएंगे कि आयुष्मान भारत के तहत इतने लोगों का इलाज कराया गया। देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा फ्रॉड है। जनता को आंखें खोल करके देखनी चाहिए कि ये जनता की भलाई के लिए स्कीमें लाते हैं, और खुद किस तरह से उसको खा करके और फिर बता दिया जाता है कि इतनी पब्लिक को, इतने लोगों को लाभार्थी बताते हैं। यानी सरकार के स्कीमों का फायदा उठाने वाले लाभार्थी, जैसे वो अपने कुछ गुलामों का नाम बताना चाह रहे हैं कि ये सब अब हमारे वोटर बन गए शायद। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। ऐसे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में भाषण देते वक्त बताया कि 12,65,000 करोड़ घरों में नल से जल, जल से नल, क्या क्या बोल रहे थे मुझे नहीं, पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया बोले। हाँ, और आगे, यानी उसके बाद में तीसरा है कि हजारों परिवारों में 11 से 250 तक अधिक सदस्य को दिखाया गया है। ये आयुष्मान भारत योजना का फ्रॉड में हजारों परिवार है ऐसे हमारे देश में, जो 11 लोगों से लेके 200-250 लोग एक परिवार में रहते हैं। सर, मैंने तो देखा नहीं इतने बड़े परिवार, एकल परिवारों का फैशन बढ़ रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब, 2-4 लोग नहीं होते अब तो, आमतौर पर तो घर में 2-3 लोग, बस उसके बाद आगे बात बढ़ खत्म और हो गई। आयुष्मान भारत में एंट्री किए हुए ऐसे हजारों परिवार है जिनके सदस्य संख्या 11 से लेके 200 से ऊपर है। जी 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 जी, देखिए और ये जो ना खाऊंगा फ्रॉड। ना खाने जी दूंगा, जी 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 जी। सरकार का जो ब्रह्म वाक्य है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये कौन खा रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो जी जी सीएजी जी के रिपोर्ट आई है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जी में सीएजी ने एक रिपोर्ट अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दी है, जो जनवरी 2015 से मार्च 2022 के बीच स्वदेश दर्शन योजना की परफॉर्मेंस की ऑडिट है। ये रिपोर्ट 9 अगस्त को लोकसभा में पेश की गई। सीएजी ने बताया कि योजना के तहत 6 राज्यों में चल रहे 6 प्रोजेक्ट के ठेकेदारों को 19 करोड़ 73 लाख रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया है। ये पार्लियामेंट में कबूल कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोजेक्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के ठेके को 5% राशि गारंटी के रूप में जमा करनी थी। ये 3 करोड़ 11 लाख रुपए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने सिर्फ 1 करोड़ 86 लाख रुपए जमा किए थे, जिसके लिए कोई कारण भी नहीं बताया। हम करे सो कायदा। जी 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 जी, ये देखिए, ये है देश को किस तरह से चला रहे हैं। देखिए अविनाश काकड़े जी, आपके बहुत ही गहराई से आंकड़ों के साथ अपनी बात आप रखते हैं। ये हमारी
सोशल मीडिया की बहरहाल एक लिमिटेशन है, मजबूरी है। बहुत से लोग तो हिम्मत नहीं करते कि आधा घंटे का इंटरव्यू यूट्यूब पर चलाएं, लेकिन हमारे दर्शक आधा घंटे तक हमने एक तरह से स्टैंडर्ड एक बनाया है। तो तकरीबन हमारा टाइम खत्म हो गया। अब आप कंक्लूड करने के लिए मोदी जी और राहुल आने वाला इलेक्शन, इसके सिनेरियो में को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, मैं इतना ही देखता हूँ, इतना ही बोल सकता हूँ कि एक महात्मा गांधी नाम का 45 किलो का एक आदमी था, ऊपर गमछा लिए, नीचे छोटी सी धोती लिए, जिसने बंगाल के दंगे भी शांत किया था, मेवात के भी दंगे भी शांत किया था, दिल्ली के दंगे भी लाठी लेके शांत किया था। ये हमारे जितने बहादुर लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था गांधी डरपोक है, ये गांधी का देश है सब। और ये जो डरपोक गांधी है, जिसने लाठी लेकर डंडे सब शांत कर दिए थे, जो यूक्रेन वार और रशिया वार को रोक सकते हैं, ऐसे महान गुजराती नेता है हमारे पास में। वो भी एक गुजराती था, ये भी एक गुजराती है। ऐसे महान नेता 4 महीने से जल रहा है मणिपुर, उसको शांत नहीं कर सके। यूक्रेन और रशिया का शांत कर सकते हैं, हम मणिपुर शांत नहीं कर सकते। आखिर में एक और छोटा सा मैं रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा, वक्त तकरीबन हमारा खत्म हो गया। बुलडोजर से एक जाति विशेष के घर तोड़ दिए मेवात में, आपको पता होगा। अगर हाईकोर्ट उसमें डिसीजन नहीं लेता तो मुझे लगता है कि वहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पैदा कर देते थे। इस तरीके से प्रशासन करने वाले लोग इस देश के लिए शर्मनाक है। और उन जजों को भी बदल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, ये भी एक खबर है। अच्छा, मैं अब जो आखिर में हरियाणा से एक, जिसे कहते हैं ठंडा झोंका, ठंडी हवा का झोंका हरियाणा से आया है। बांस गांव में, जिला हिसार में एक पंचायत हुई है, पूरे हरियाणा के तमाम पंचायतों के नुमाइंदों की, 2000 लोगों की। और वहां सुरेश कोट, जिनसे हमने इंटरव्यू भी किया है, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कहा कि पूरी तमाम पंचायतें इस बात के लिए राजी हैं, ये कहने के लिए कि ये खड़ा मुसलमान हमारे साथ, हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। तो ये जो पैगाम गया है, ये अगर इस तरह से वो जो खामोश रहने वाला हिंदू है हरियाणा से, मैं ये कह रहा हूं कि जो ऐसी सोच रखने वाला हिंदू है, वो अगर खुल करके पूरे देश में सबके सांप्रदायिक सौहार्द की बात करे, तो क्या आपको क्या लगता है हरियाणा से ये एक अच्छी शुरुआत हुई है? हरियाणा से बहुत अच्छी शुरुआत हुई। पूरे देश की यही भावना है, पूरा देश यही चाहता है। इसके लिए इन्होंने इंडियन पिनल कोड और ये सब, इसमें न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता में जो बदल किया है। कपिल सिब्बल साहब ने 4 सवाल उठाए, उतना बोलता हूं और मैं आपको समाप्त करता हूं कि उन्होंने बोला एक्सपर्ट कमेटी कौन सी थी जिन्होंने ये कानून तैयार किया, क्योंकि हमको विश्वास में नहीं लिया गया। एक्सपर्ट कमेटी कब बैठी, तब सांसदों को अंधेरे में क्यों रखा गया, क्योंकि वो भी खुद सांसद है। और उस कमेटी के सुझाव क्या आते हैं, यह पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आए। ये जो बात है, ये पुलिस को ज्यादा अधिकार, आपको पता होगा, पुलिस 15 दिन से ज्यादा कस्टडी नहीं ले सकती थी, अब 60 से 90 दिन लेगी। हम पुलिसी शासन चाहते हैं या लोकतंत्र चाहते हैं? तो जनता ने बता दिया है, आपके सरपंच ने बता दिया है कि हम हैं, हम अंतिम उसका जवाब है। और उन्होंने जवाब दे दिया कि मुसलमानों को छोड़िए, किसी को भी हाथ लगा के देखा है हम साथ में रहेंगे। कौन हाथ लगाता है मुसलमानों को, हम देखेंगे। ये जो भावना है, ये जो जज्बा है, ये देश में फिर से जो पैदा हो रहा है जज्बा, तो इनके ये इनके नफरती जो काम है, उसके विरोध में ये देश इकट्ठा होने के लक्षण है, और ये हमारे देश के लिए सुलक्षण है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। हमारी उम्मीद है कि सभी संप्रदायों के बीच फिर से वही प्यार, मोहब्बत, सद्भावना बने और देश की तरक्की के लिए सब लोग कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ें और नफरती लोगों को हराने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।